तो देखिए कल जो चर्चा हुई थी कि हम लाइन टू लाइन सिलेबस तो करेंगे ही, पर उस सिलेबस को लाइन टू लाइन करने से पहले आपको जो सब्जेक्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट या जो भी बीएड से रिलेटेड शब्दावली इसमें आएगी, उसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करा दें। जैसे आप सहसा देखोगे जीन पियाजे का संज्ञानवाद है या संज्ञात्मक अधिगम, तो संज्ञान शब्द ही आपको क्लियर नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अधिगम शब्द क्लियर नहीं है। कल जब मैं चर्चा करके पढ़ना शुरू किया था तो मनोविज्ञान शब्द बना किस शब्द से है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है क्लियर नहीं है ना। गेस्टाल्टवाद शब्द आ जाएगा आपके सिलेबस में, कोहलर है, कोफका है, ऐसे सब किनका नाम है, जो मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा शास्त्री हैं, पर वो गेस्टाल्टवादी हैं ऐसा कहीं लिखा मिलेगा। अब आपको यही नहीं पता है कि गेस्टाल्टवाद क्या है, संरचनावाद क्या है, क्रियावाद क्या है। तो शुरुआत का जो हमारा ये वाला वीक है, इसमें कौन से सेक्शन में, जो हमारा शिक्षा वाला सेक्शन है उसमें कॉन्सेप्ट का रहेगा। और हिंदी कैसे बढ़ेगी, 2 लेक्चर में आपका ले रहा हूँ, हिंदी कैसे बढ़ेगा जैसा आपका सिलेबस लिखा हुआ है वैसा, फिर ये भी आपका लाइन टू लाइन सिलेबस जैसा होने लगेगा। तो बातें स्पष्ट हो रही है। ये आपका कौन सा वीक है जब आप अपने कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक, चाइल्ड साइकोलॉजी आपको जैसे पढ़नी है या शिक्षा को ही पढ़ना है, तो सबसे पहले शिक्षा को पढ़ने के लिए मनोविज्ञान की जरूरत क्यों होती है ये हमें समझना रहता है। तो मनोविज्ञान की जरूरत क्यों होती है, तो हमारा जब पढ़ने में मन लगता है तब हम अच्छे से पढ़ते हैं, मन नहीं लगता तो नहीं पढ़ते, ऐसा होते रहता है। छोटे बच्चों के साथ बड़ी अद्भुत बात रहती है, वो क्लास में ध्यान नहीं देते, तो ये अधिगम शुरू होता है छोटे लेवल से और चलते रहता है जीवन के आखिरी पड़ाव तक। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखने से पहले जिसे हम सिखा रहे हैं उसके मन का विश्लेषण करना हम जाने, ये मनोविश्लेषण का क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। पर ये शुरू कैसे हुआ था सब्जेक्ट, तो आप अपने दिमाग में स्पष्ट रखेंगे। पहले लिखिए, आज से हम नोट्स बनाना शुरू करते हैं। पहले लिखिएगा मनोविज्ञान और उसका इंग्लिश वर्जन लिखिएगा साइकोलॉजी। पॉइंट नंबर 1, आपको मैं बड़ा नोट्स नहीं बताऊंगा, यदि बड़ा रहा है वो मेरे द्वारा लिखा गया है। आपको मैं टू द पॉइंट बताऊंगा, समझाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मनोविज्ञान किस शब्द का हिंदी अनुवाद है, तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। मनोविज्ञान इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइकोलॉजी। ठीक, क्या होता है मनोविज्ञान का इंग्लिश वर्जन या इंग्लिश के कौन से शब्द का, साइकोलॉजी शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होता है, मनोविज्ञान। अब इसमें लिखिएगा साइको की मीनिंग, साइको इज इक्वल टू आत्मा। आत्मा यानी एग्जैक्ट आप शब्द के अर्थ पर जाएंगे तो साइको का अर्थ मन नहीं होता, साइको का अर्थ क्या होता है, आत्मा होता है। और नीचे का लाइन लिखिएगा, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अस्तित्व में आया। अगला पॉइंट है ना, मनोविज्ञान, एकदम इत्मीनान से नहीं लिख पाएंगे, मुझसे पूछिए आपने क्या लिखा है मनोविज्ञान, इंग्लिश में उसका आपने स्पेलिंग लिखा, चेक कर लीजिएगा। मुझको देखने का मन नहीं है टाइप करने वाले ने क्या किया है वो जाने, आप मुझको सुने। क्या लिखा है, साइकोलॉजी। आपको पहला पॉइंट जो याद रखना है वन लाइनर फैक्ट के रूप में, साइको का मतलब क्या होता है, मन नहीं, साइको का मतलब क्या होता है, आत्मा। ये सब याद हुआ। अगला पॉइंट याद रखिए जो मैं बोल के लिखा रहा हूं, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अस्तित्व में आया। किसके रूप में अस्तित्व में आया है वो, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अस्तित्व में आया। किसकी शाखा के रूप में, दर्शन शास्त्र। लिख लिए इस लाइन को, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अस्तित्व में आया। अब बस थोड़ा सा जानकारी समझ लेना दर्शन शास्त्र क्या है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शन शास्त्र हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, लेकिन दुनिया के सारे विषयों की जननी जिस विषय को कहा जाता है उस विषय का नाम क्या है, दर्शन शास्त्र। सभी विषयों की जननी, गणित भी दर्शन शास्त्र से निकला है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी दर्शन शास्त्र से निकला है, हिस्ट्री भी निकला है। कैसे, हर विषय का अपना एक दर्शन होता है। इसीलिए सबसे बड़ी जो उपाधि होती है शिक्षा के क्षेत्र में, एमए करोगे, बीए करोगे, एमएससी करोगे, बीएससी करोगे और अंतिम में पीएचडी करते हैं, सुने होंगे। तो पीएचडी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है।
यानी हर विषय कहां जाकर के फिनिश होगा? दर्शन शास्त्र। और जो दर्शन शास्त्र है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिखना नहीं है, समझिएगा। फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। तो दर्शन शास्त्र का आशय क्या हुआ साधारण अर्थों में? ज्ञान के प्रति प्रेम। तो हम जितना कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ दुनिया को जानना चाहते हैं, इसलिए हम जानते हैं क्योंकि हम में किसके प्रति प्रेम होता है? ज्ञान के प्रति। तो हर बच्चा, जैसे कि जीन प्याजे का कोटेशन आएगा, हर बच्चा वैज्ञानिक होता है बोलेगा, वैसे ही ये भी याद रखना, हर बच्चा दार्शनिक होता है और हर बड़ा भी दार्शनिक है। आप में से जितने लोग बैठे हैं सब क्या है? आप लोग दार्शनिक है। कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति ही दार्शनिक है ऐसा नहीं है। जो भी ज्ञान के प्रति प्रेम रखेगा, जो भी ज्ञान के प्रति जिज्ञासा रखेगा, वो क्या कहलाएगा? दार्शनिक कहलाएगा। तो नीचे लिखिए फिलोसॉफी इज इक्वल टू, कौन से शब्द पे अब आप आइए? फिलोसॉफी। घर जाके स्पेलिंग रीचेक करना, मुझको बोर्ड की तरफ ज्यादा देखना अच्छा नहीं लगता है, उसका स्क्रीन का लाइट आते रहता है। फिलोसॉफी, फिलोसॉफी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? दो शब्दों में तोड़ो उसको, फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉसफी किन दो शब्दों के मिलने से बना है? फिलॉस प्लस सोफिया। तोड़ लिए। फिलॉसफी इज इक्वल टू फिलॉस प्लस सोफिया। अब नीचे लिखो फिलॉस इज इक्वल टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलॉस? फिलॉस इज इक्वल टू होता है लव, प्रेम, अनुराग। फिलॉस क्या होता है? वर्ड फिलॉस का मीनिंग, फिलॉस शब्द का मतलब क्या होता है? प्रेम, अनुराग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लव। अब लिखो सोफिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोफिया? सोफिया इज इक्वल टू ज्ञान, इंग्लिश में नॉलेज, पब्लिक विजडम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सोफिया? सोफिया मीन्स नॉलेज, सोफिया मीन्स ज्ञान, सोफिया मीन्स विजडम। देन व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी? लव फॉर विजडम, लव फॉर नॉलेज, ज्ञान के प्रति प्रेम। तो दर्शन का अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। ठीक, एकदम बच्चों वाली क्लास चल रही है। ठीक, फिलॉसफी शब्द दुनिया के सारे विषयों का बॉस है। उसी फिलॉसफी की एक शाखा के रूप में किसका जन्म हुआ है? मनोविज्ञान का। तो मनोविज्ञान में शुरुआत में अपने को जानने का प्रयास हुआ, आत्मा को जानने का प्रयास, मतलब आत्म शब्द से ही आत्मा शब्द बना है। आत्मा कुछ नहीं है, आप ही आत्मा है। आत्म यानी मैं, अपने आप को जानना। पर धीरे धीरे जो आत्मा के प्रति जागरूकता वाला सब्जेक्ट था, कौन सा सब्जेक्ट? आत्मा के प्रति जागरूकता यानी साइकोलॉजी, वो किसके प्रति जागरूकता में बदल गया? मन के प्रति, और बाद में व्यवहार के प्रति जागरूकता में बदल गया। तो नीचे लिख लीजिएगा, मनोविज्ञान ने कालांतर में, मनोविज्ञान ने कालांतर में मन, मनोविज्ञान ने कालांतर में मन और फिर व्यवहार के अध्ययन से स्वयं को संबंधित कर लिया। मनोविज्ञान ने कालांतर में मन और फिर किसके अध्ययन से? व्यवहार, बिहेवियर के अध्ययन से। मन और व्यवहार के अध्ययन से स्वयं को परिवर्तित कर लिया। वर्तमान में मनोविज्ञान का क्षेत्र काफी विस्तृत हो चुका है। वर्तमान में मनोविज्ञान का क्षेत्र काफी विस्तृत हो चुका है। ठीक, वाक्य पूरे हो गए। अब साइड हेडिंग, मनोविज्ञान का इतिहास। कैसे कैसे मनोविज्ञान के अध्ययन की परंपरा शुरू हुई। मनोविज्ञान का इतिहास। पहला नाम लिखो, जिस नाम से प्रश्न आएगा वो भी मैं बताऊंगा, पर किसी भी चीज को लिखना रहता है तो फिर बीच में छोड़ते नहीं बनता। तो पहला नाम लिखो डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस किसका नाम लिखोगे? सबसे पहले डेमोक्रेट्स का नाम लिखोगे, डेमोक्रेट्स। अब ये कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है। डेमोक्रेट्स शुरुआती दौर के दार्शनिक है, शुरुआती दौर के विद्वान है, लिखिएगा।
मानव की रचना, किसकी रचना? मानव, द्रव्य और मानव की रचना, द्रव्य और मानव की रचना छोटे और गतिशील परमाणुओं से हुई है। द्रव्य और मानव की रचना छोटे और गतिशील परमाणुओं से हुई है। किसका कहना है? डेमोक्रेट्स ने। सदियों पहले, ये बीसी की बात है, ईसा पूर्व, और साइकोलॉजी शुरू होगा ईसवी सन में। ईसा पूर्व समझ रहे हो? मैं आपको बिल्कुल छोटा बच्चा समझकर ट्रीट कर रहा हूं, क्योंकि इस क्लास में कोई बीएड करके बैठा है, कोई एमए करके बैठा है, और कोई एकदम ग्रेजुएट होके बैठा है, कोई ऐसे भी बैठ गया होगा बिना ग्रेजुएट हुए। जहां ना समझोगे हाथ उठा के पूछोगे। बीसी क्लियर है? पक्का? ईसा पूर्व क्लियर है? ठीक। तो सदियों पहले, ईसवी सन से भी पहले, डेमोक्रेट्स ने किसका कॉन्सेप्ट दे दिया था? परमाणुओं का। वैसे दुनिया को परमाणु के बारे में सबसे पहले बताने वाले हम हैं। कणाद, दर्शन शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं तो हम कणाद का वैशेषिक दर्शन पढ़ते हैं, जीएस में आपको मैं बताऊंगा। और वैशेषिक दर्शन में कणाद ने कहा कि पूरी दुनिया किससे बनी है? परमाणुओं से। बाद में साइंस में डाल्टन को परमाणु के खोज का क्या मिला? श्रेय मिला। पर इस शब्द का हम सदियों से प्रयोग करते आ रहे हैं। भारत के लोग भी कर रहे हैं और यूरोप के लोग भी कर रहे हैं। तो डेमोक्रेट्स ने क्या कहा था? मानव की रचना और द्रव्य की रचना क्या होती है? छोटे और गतिशील परमाणुओं से होती है, जो जो जीवन या आत्मा प्रदान करते हैं। लिख लो, जो जीवन या आत्मा प्रदान करते हैं, जो जीवन या आत्मा प्रदान करते हैं। द्रव्य, फिर से दोहरा रहा हूं, द्रव्य या मानव की रचना छोटे और गतिशील परमाणुओं से होती है। द्रव्य या मानव की रचना किससे होती है? छोटे या गतिशील परमाणुओं से होती है, जो क्या करते हैं? जीवन या आत्मा प्रदान करते हैं। तो हमारा शरीर क्यों चल रहा है भाई? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना है। बायो इसको कोशिका बोलेगा, और उसके अंदर जीवन है। कोशिका पकड़ा जाएगी, जीवन नहीं पकड़ाता। आप बोलोगे मेरे हाथ में जीवन है? बालक सोचने लगता है, एकदम छोटा बालक सामने बैठा है। डिग्री क्या है बेटा? हाँ ठीक है, बीएड कर रहे हो। हाँ, मैं तुमको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, तुमको मेरे से घबराना बस नहीं है। राक्षस जैसे तो नहीं दिख रहा हूं? नहीं, ठीक। जहां दिक्कत हो तुम मुझसे पूछना। मेरे हाथ में जीवन है? तेरे से पूछ रहा हूं। होगा? अरे है, या तो है बोल, या तो नहीं है। आप बोल रहे हैं तो होगा, ऐसा क्या? क्यों भाई? नहीं है? तो पैर में जीवन, तुम्हारे पैर में जीवन है? नहीं है तो कहाँ है? नहीं पता। जीवन हमारे शरीर के अंदर, जिसे हम जीवन कहते हैं, प्राण कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उसको यदि तुम खोज लिए तो दुनिया तुम्हारे पीछे घूमेगी। तुमको लगता है तुम्हारे हाथ में जीवन है। जिस दिन आदमी मर जाता है उसका हाथ हिल नहीं सकता, डेड बॉडी हो गई, है ना? किसी का हाथ कट गया तो भी वो जिंदा है। दोनों तरह से आप समझ पा रहे हो ना? इवन मस्तिष्क खत्म हो जाता है तो भी बॉडी चलते रहती है। कोमा में चला गया और कुछ हो गया, तो कहां पर आत्मा है, कहां पर जीवन है, कहां पर चेतना है? आज तक ये सृष्टि का सबसे जटिल प्रश्न है। इसी आत्मा को जानने का इंसान सदियों से प्रयास कर रहा है, और वही विषय है दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र की आत्मा वाले पॉइंट को लेकर के शुरुआत में आगे बढ़ा था मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, आत्मा की खोज करने वाला विज्ञान। पर आत्मा तो मिलेगी नहीं, तो मन की खोज करने लगा। मन भी नहीं दिखता। मेरा मन गाना बस आता है, क्यों तुम्हें चाहे, पता नहीं क्यों चाहे। माइंड ठीक नहीं है, या मन खराब हो गया। कहाँ है मन? उसको ठीक कर देते हैं। खराब हो गया तो पकड़ाएगा नहीं मन। मन के अनुसार चेंज होता है बिहेवियर। यदि मेरा मन अच्छा है, मैं हंसते गाते पढ़ा रहा हूं, अचानक मेरा मन खराब हो गया, मैं तुमको डांटने लगूंगा। पर मन है कहाँ? उसको कैसे ठीक करें? ये आपके फिलहाल कंट्रोल में नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग जाना तो मन आपका 100% कंट्रोल में आएगा। मैं तो उस संस्था की हमेशा तारीफ करूंगा, दर्शन जब भी आएगा। तो आत्मा के बारे में सबसे पहले डेमोक्रेटस ने इस शब्द का यूरोपीय परिप्रेक्ष्य में प्रयोग कर दिया। चलिए, तो मान लिए कि वो साइकोलॉजी के पहले क्या रहे होंगे? विद्वान। उसके बाद दूसरा नाम बार बार आता है,
दर्शन में भी आता है यूरोप में। पहले सुकरात का नाम आता है, सुकरात के बाद प्लेटो का नाम आता है, प्लेटो के बाद किसका नाम आता है? अरस्तु का नाम आता है। चलो, सुकरात और प्लेटो और अरस्तु को नहीं जानते होगे, सिकंदर के बारे में जानते होगे। सिकंदर भारत पे हमला करने आया था। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। इसको जीएस में भी पूछता है ना? तो और क्या सिखाया होगा अरस्तु ने? सिकंदर जब पूरी दुनिया को जीतने निकला था उस समय गर्व में था, और जब अरस्तु से उसकी मुलाकात हुई तो मरने के समय सिकंदर क्या बोल के गया कि जब मेरी कफन का इंतजाम करोगे, कॉफिन या मेरे को ढकोगे, तो मेरे दोनों हाथ को क्या कर देना? बाहर निकाल देना। क्यों? ताकि दुनिया को ये पता चले कि सिकंदर दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ क्या थे? खाली थे, और मैं दुनिया को जीतने के लिए निकला था, है ना? तो अभी मैं दर्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर भी समझ में आ रहा है अरस्तु कौन है? दार्शनिक है। अब अरस्तु ने साइकोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या विचार दिए, तो नाम लिखिए अरस्तु, जिसको एरिस्टोटले कहते हैं, अफलातून भी कहा जाता है, अरस्तु। ठीक, अरस्तु। और जीएस की दृष्टि से आप ना अरस्तु लिखने के बाद जरूर ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि आपका जीएस भी मजबूत होना चाहिए। अरस्तु, अब आप ब्रैकेट में लिखना। अरस्तु के बाद अरस्तु लिखे, फिर ब्रैकेट में लिखो सुकरात। पहला नाम किसका लिखोगे? सुकरात। एरो करके आगे बढ़ाओ, प्लेटो। एरो। सुकरात के बाद कौन रहे दर्शन में? प्लेटो। प्लेटो के बाद अरस्तु, और अरस्तु के बाद डैश करके क्या लिख लो? सिकंदर। सुकरात, एरो करके प्लेटो, एरो करके अरस्तु, और अरस्तु के बाद सिकंदर। ठीक। अब अरस्तु ने इसमें शिक्षा के क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में कुछ शब्द दिए। पहला लिखो साहचर्य। अरस्तु आपकी हेडिंग है ना, उसमें पहला शब्द लिखना साहचर्य। अब इसको हम अलग से समझेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में बार बार, फिर भी साहचर्य का एक साधारण सा अर्थ आपके दिमाग में रहे। साहचर्य का मतलब होता है दो चीजें, बस बाकी लंबा चौड़ा मत लिखो। साहचर्य एक शब्द लिख लो, साहचर्य। आगे तो ये पूरा समझाया जाएगा आपको, फिर भी नया शब्द लग रहा है। साहचर्य का क्या मतलब होता है? दो चीजें जब साथ साथ चलती हैं तो साहचर्य है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पेयर में ही याद आते रहती हैं। राम बोलेंगे तो सीता याद आएगी, सीता बोलेंगे तो राम याद आएगी, जय श्री राम भी बोलेंगे और जय सीता राम भी बोलेंगे। सुख बोलोगे तो दुख याद आएगा, बड़ा बोलोगे तो सोहारी याद आएगा, लड़ुआ बोलोगे तो पपची याद आएगा। कोई भी, ये अभी बच्चों वाली बात है, बड़े लेवल पे भी इसका दर्शन में और शिक्षा में उपयोग है। तो साहचर्य शब्द का किसने प्रयोग किया? अरस्तु ने। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अरस्तु ने। आइए आइए, पांच ज्ञानेंद्रियों का वर्णन। पांच ज्ञानेंद्रियों का वर्णन ये अरस्तु करते हैं। पांच ज्ञानेंद्रियों के बारे में कौन बताते हैं? अरस्तु। पांच ज्ञानेंद्रियों का वर्णन। उधर मत देखो, बहुत टाइपिंग में गलती ना, कुटीपूर्ण लुटीपूर्ण, क्योंकि मैं उसको बोला हूं कुछ भी टाइप कर दे, बस दिखते रहे बोर्ड में, समझाना मेरा काम है। पांच ज्ञानेंद्रियों की क्या किया बारे में कौन बताया? अरस्तु। अब लिखिए, लेकिन इनसे प्राप्त ज्ञान, लेकिन इनसे प्राप्त ज्ञान की त्रुटिपूर्ण व्याख्या भ्रम उत्पन्न कर सकती है। पांच ज्ञानेंद्रियों के बारे में अरस्तु ने बताया, और क्या कहा? लेकिन करके जोड़ दिया अरस्तु ने। पांच ज्ञानेंद्रियों के बारे में अरस्तु ने बताया, लेकिन अरस्तु अब क्या लिख रहे हैं? पांच ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया, लेकिन इनसे प्राप्त ज्ञान की त्रुटिपूर्ण व्याख्या भ्रम उत्पन्न कर सकती है। इनसे प्राप्त ज्ञान की त्रुटिपूर्ण व्याख्या भ्रम उत्पन्न कर सकती है। ये मैं नहीं, कौन बोल रहा है? अरस्तु। अब समझना, क्योंकि आप शिक्षा शास्त्र की तरफ बढ़ रहे हो, तो पहला ज्ञान हमको कहां से मिलेगा? ज्ञानेंद्रियों से मिलेगा ना। आंख देखेगी, ज्ञानेंद्रियों का मतलब ज्ञान देने वाली इंद्रियां। आंख हमें ज्ञान देगी, कान हमें सुना करके ज्ञान देंगे, जीभ हमें किसका ज्ञान देगी? स्वाद का। नाक हमें गंध का ज्ञान देगी, त्वचा हमें किसका ज्ञान देगी? स्पर्श का।
तो अरस्तु ने कहा हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, इंद्रियों से पाते हैं, इसलिए उनका नाम ही क्या है, ज्ञानेंद्रियां है। लेकिन जो हमें ज्ञान मिलता है वो सूचना है, एक प्रकार से आंख ने कुछ सूचना दी, आप उस सूचना के आधार पर जब क्या करोगे, अपना बुद्धि लगाओगे तो संज्ञान में बदलेगा वो, या सूचना ज्ञान में बदलेगी। तो क्या होता है, बुद्धि का लगाना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आंख का देखा भी सही हो जरूरी नहीं है। बुद्धि यदि आंख के देखे की गलत व्याख्या करेगी तो धोखा खा जाएगी। बचपन में इसीलिए एक कहानी आती है, नेवले की कहानी आती है। एक छोटा सा बच्चा था, है ना, और उसके घर में जो बच्चे का बाप था उसके पास एक नेवला था। वो नेवले से बहुत ज्यादा क्या करता था, प्यार करता था। और एक दिन बाहर गया रहता है, बाहर से आता है तो नेवला दौड़कर उसके पास आता है दरवाजे के बाहर, वो घर के अंदर नहीं घुसा रहता। उस नेवले को पूरा वो खून से लथपथ देखता है, तो उसको लगता है कि नेवला तो क्या है, जानवर है, और उसने क्या कर दिया, मेरे बच्चे को काट कर मार दिया। गुस्से में आके वो लाठी मार के नेवले की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। जब वो कमरे के अंदर एंट्री करता है तो उसको क्या दिखता है, एक सांप था जिसको नेवले ने काट कर खत्म किया था, और उस सांप से बच्चे की क्या बचाई थी, जान बचाई थी। तो उसको अपने व्यवहार पर क्या होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन इस दुख के बाद उसका व्यवहार क्या बदल सकता था, नहीं बदल सकता था। तो जीवन में ऐसी कई बार होता है, हमारा आंखों का देखा, हमारे कानों का सोचा, हमारी बुद्धि से सोचा भी सच नहीं होता। तुमको बचपन में माता पिता शत्रु लगते रहते हैं, सबसे बड़े शत्रु। जब पाए रोक रहे हैं, जब पाए टोक रहे हैं, जब पाए तंग कर रहे हैं, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, मेरे पीछे पड़े हैं लगता है। और बड़े होने के बाद उसी माता पिता को याद करके रोते हो और खुद अपने बच्चों के लिए वैसे ही करने लगते हो। तो बुद्धि और समझ धीरे धीरे बढ़ती है। यही तो हम क्या है हमारा मतलब, इसीलिए मैं सिलेबस पे बढ़ते बढ़ते बढ़ूंगा। और ये खुशी की बात है, हाँ, आपसे आप लोग में से कुछ लोग कल घेर लिए थे कि पेपर कब होगा। तो देखो फरवरी में टेट का एग्जाम है और उसके बाद आपकी वैकेंसी आएगी। और अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अधिकतम मैं 3 माह लूंगा। मेरी स्पीड पर्याप्त रहती है, मेंस और प्री के बच्चे जानते हैं, सब चीजें सिस्टमेटिक खत्म हो जाती है मैं जब भी क्लास लेता हूं। तो मुझको जल्दी नहीं है। ये खुशी की बात है कि आप लोग समय से पहले आ गए हैं। वैकेंसी आएगी, फरवरी के आसपास आएगी, फिर ये हाल भर जाएगा या बीच ही में भर जाएगा, जैसे जैसे लोग जानेंगे मैं पढ़ा रहा हूं करके। तो उनका अलग टारगेट रहेगा। आपका पहला टारगेट क्या है भाई, शुरू में तो आपको क्या बना दूं मैं, 7 से 8 दिन आपको जो शब्द दर्शन मतलब जो शब्द शिक्षा का दिखे, उस शब्द का सही अर्थ आपके दिमाग में गूंजे। वो सब ऐसा प्यार से समझाने में होता है कि ज्ञानेंद्रियों से हमें ज्ञान मिलता है, पर वो ज्ञान त्रुटिपूर्ण हो सकता है यदि हम उसकी व्याख्या गलत तरीके से कहें। ऐसा कहने वाले कौन थे, अरस्तु थे। अभी भी शिक्षा की तरफ इन लोग नहीं बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। आगे लिखिएगा, संवेगों के संबंध में सिद्धांत दिया था अरस्तु ने। अब संवेग को आज नहीं बताऊंगा, फिर हिंट बस पा जाना। संवेगों के संबंध में सिद्धांत दिया था अरस्तु ने। किसके संबंध में सिद्धांत दिया था बच्चों, संवेगों के संबंध में। तो आपके कोर्स में है, ये लिखा है, देखिएगा, संवेगात्मक व्यवहार। तो आप में से कितने ने संवेगात्मक व्यवहार आज तक किया है? छोटे बच्चे सामने बैठे हैं, इनसे पूछने में मजा आता है, कभी किए बेटा संवेगात्मक व्यवहार कि नहीं किए? कैसे की है? गुस्से में आना, चीखना चिल्लाना, ये भी संवेगात्मक व्यवहार का एक उदाहरण हो सकता है। यस और नो आप लोग बताना। इस यूनिट को मैं पूरा बताऊंगा कि संवेग क्या होता है, मनोवृत्ति क्या होती है। पर संवेगों के बारे में व्यापक अध्ययन, और खासकर मनोवृत्ति से भी हट करके मैकडूगल, कल मैं चर्चा कर रहा था ना, मैकडूगल ने किसका अध्ययन किया था? बेसिक इंस्टिंक्ट, मूल प्रवृत्तियां, वो सब इसी से संबंधित है। मैकडूगल का नाम हमको जरूर पढ़ना रहेगा शिक्षा शास्त्र में। पर सदियों पहले साहचर्य शब्द का प्रयोग अरस्तु कर चुके। सदियों पहले संवेगों के बारे में अरस्तु ने चर्चा कर दी। सदियों पहले ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान मिलता है और उस पर हमको पूरा विश्वास नहीं करना है, उसकी व्याख्या सही तर्क से करनी है, अरस्तु ने बता दिया। ठीक, नेक्स्ट पर आइए। संत अगस्टाइन, काफी फेमस है संत अगस्टिन, दार्शनिक है संत अगस्टाइन। एक शब्द बस लिखना,
हाँ, प्यारी बात बोल रहे हैं। अंतरदर्शन विधि से प्राप्त ज्ञान, बोर्ड की तरफ मत देखो, मैं बोल रहा हूं। अंतरदर्शन विधि से प्राप्त ज्ञान किसका कहना है? संत अगस्टाइन। क्या नाम लिख रहे हैं? संत अगस्टाइन। और क्या लिख रहे हैं? अंतरदर्शन विधि से प्राप्त ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है। अंतरदर्शन विधि से प्राप्त ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है। अधिक शुद्ध। अंतरदर्शन विधि से प्राप्त ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है। बहुत हाई लेवल की बात है। अंतरदर्शन विधि से प्राप्त ज्ञान किसकी अपेक्षा? इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है। तो देखिए, मैं इतना डीप में क्यों जा रहा हूं, आपको मैं बार बार ये बताऊंगा। अंतरदर्शन वाली बात, सूझ वाली बात, जब हम गेस्टाल्ट वाद की चर्चा करेंगे। गेस्टाल्टवाद का नाम आपने सुना होगा जरूर, या जो जो बीएड किए हैं। फिर से एक बार बताइए, कितने लोग बीएड किए हैं? तो गेस्टाल्टवादियों में से किसी भी का नाम बता दो, अच्छा लगेगा। जोर से बोलो। एक व्यक्ति, हाँ तुम्हारा, कल तो तुम तो एक्सपर्ट व्यक्ति हो, तुम्हारे अलावा कोई और बताएगा उसके अलावा? कोहलर, कोफ है, हाँ कोफका और वर्दीमीर, पहले उनसे पहले, है ना। तो देखिए, गेस्टाल्टवादी बोलते हैं कि हमें जो कुछ आता है वो सूझ से आता है, अचानक। इनका पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बताने लोगों को तो सिलेबस में आगे बढ़ जाएंगे। अंतर से कुछ चीज प्रकट होती है। बुद्धि को लेकर के दो प्रकार से समझाया जाएगा। एक तो बुद्धि देख देख के, फॉलो कर करके सीखेगी, गलती करके सीखेगी। कल के लेक्चर में वही सब शुरू होगा। थार्नडाइक बोलेगा ट्राई एंड एरर मेथड, है ना। कोहलर बोलेगा नहीं, सूझ से आती हैं चीजें। सूझ कहां से आएगा? अंदर से आएगा। अंदर से प्राप्त ज्ञान कैसा है? अंतरदर्शन है। हम में से कोई तो भगवान को नहीं जानता, हम में से कोई तो सृष्टि के अंतिम रहस्य को नहीं जानता, पर कुछ लोगों के ऊपर हमको एकदम अटूट विश्वास हो जाता है। ऐसा लगता है कि इनके मन में अंतरदर्शन है। हमें भी तो अंदर से कोई चीज सहसा सूझती है। ये आगे हम और डीप में देखेंगे। अंतरदर्शन को लेकर के साइकोलॉजी में बहुत काम होगा। और इस शब्द को संत अगस्टाइन ने बता दिया था बहुत पहले। क्या बताया था? अंदर से जो ज्ञान मिल रहा है वो इंद्रियों की अपेक्षा अधिक शुद्ध है। जैसे इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान क्या है? चार्वाक बोलेगा दर्शन में, भगवान को मैं नहीं मानता। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो, शरीर के जल जाने के बाद कहां पुनर्जन्म होगा? एक ही मात्र प्रमाण है दुनिया में, वो है प्रत्यक्ष। मैं उसी को मानूंगा, बोलता है चार्वाक, जो मुझे प्रत्यक्ष हो, दिखे, मेरी आंख के सामने दिखे। हवा है, दिख नहीं रही लेकिन महसूस हो रही है, ठीक। पानी तो दिख रहा है, पुस्तक कापी दिख रही है। भगवान कहाँ है? दिखाओ। नहीं है तो मैं नहीं मानता। आत्मा कहाँ है? दिखाओ। नहीं है तो मैं नहीं मानता। वो कहलाया इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण। जो भी चीजें हैं हमारे इंद्रियों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए। तो इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। आंख से देखकर, कान से सुनकर, जीभ से चखकर, इसको बोलते हैं इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण। और दूसरा क्या तरीका होता है? अनुभूति से। भगवान को अनुभव करेंगे अंदर से। आत्मा को ध्यान में बैठकर क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। उसको दिखा नहीं सकते। तो अंतरदर्शन से जो ज्ञान मिलेगा वो किसकी अपेक्षा अधिक शुद्ध है? अगस्टाइन का कहना है, किसकी अपेक्षा? इंद्रिय प्रत्यक्ष। केवल ऐसी जानते रहिए आप, ये भी आपको रटना नहीं है। अभी इनमें से कुछ नहीं आएगा परीक्षा में, बस आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बता रहा हूं। डेकार्ट लिखो, डेकार्ट। अब डेकार्ट को मैं 1.5 घंटा तक पढ़ाता हूं दर्शन शास्त्र में। क्यों? डेकार्ट ने कहा था मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। और डेकार्ट को संदेहवादी दार्शनिक कहा जाता है यूरोप में। अभी इनका एक वाक्य लिखिए जो साइकोलॉजी से जुड़ता है। मन और शरीर एक दूसरे से भिन्न है। क्या कहना है डेकार्ट का? मन और शरीर एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन इनमें अंतःक्रिया भी होती है। मन और शरीर एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन इनमें
अंतः क्रिया भी होती है। किसने कहा? डेकार्ट ने। क्या कहा डेकार्ट ने? मन और शरीर एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन इनमें क्या होती है? अंतः क्रिया भी होती है। अंतः क्रिया भी होती है। ठीक, मन और शरीर एक दूसरे से भिन्न है, अभी बता रहा था। मन और शरीर का संबंध, मन ठीक नहीं है तो कितनों महान शरीर हो, काम नहीं करता। और एकदम शरीर ही खराब हो गया तो कितनों मन रहे, मन भी काम नहीं करेगा। तो सरल तरीके से समझ रहे हैं, मन और शरीर एक दूसरे से क्या करते रहते हैं? इंटरेक्ट करते रहते हैं। शरीर दिखता है, मन कभी दिखता नहीं। तो मन और शरीर एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन इनमें अंतः क्रिया भी होती है। ये किसका कहना था? डेकार्ट का। अब यहां से वन लाइनर फैक्ट बनेगा। जैसे 2019 के शिक्षक भर्ती परीक्षा में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की, पूछा गया है। किसी को नाम याद है? हाँ, ये बता रहा है, मैं लिखवाऊंगा अभी। अब ये यहां पर लिखो, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक डेकार्ट। इस लाइन को अंडरलाइन करके लिखना, ये फंसता है ऐसा लाइन। डेकार्ट को आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है। मनोविज्ञान का नहीं बोल रहा हूं ना, आधुनिक मनोविज्ञान का। डेकार्ट को आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है। जब तक आधुनिक मनोविज्ञान शब्द ना जुड़ा रहे तब तक डेकार्ट आंसर नहीं लेंगे, स्पष्ट पूछेगा। डेकार्ट को आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है। किसको माना जाता है? डेकार्ट को। किसका प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इस लाइन को याद करना। उसके बाद दूसरी लाइन भी आएगी, सिलेबस से रहे ना रहे। जॉन लॉक, हेडिंग डालो, जॉन लॉक। जॉन लॉक। अब इनका थ्योरी का नाम लिखो, जॉन लॉक। डेस करके लिखो, टेबुला रासा। ये देखो बढ़िया शब्द है, दूसरी भाषा का है। इस शब्द को पूछा जाता है, टेबुला रासा। क्या लिखा हुआ है? टेबुला रासा। इंग्लिश में भी लिखो इसको, हिंदी वाले लोग। क्या लिखना है इसको? या तो टेबुला ऐसे लिख लो, टेबुला रासा अबलिक कोरा कागज। कोरा गाना सुने ना, कोरा कागज था ये मन मेरा। टेबुला रासा आबलिक कोरा कागज, आबलिक करो कोरी पाटी सिद्धांत। पारी नहीं है, कोरी पाटी सिद्धांत। ये प्यारा सिद्धांत है, इसको शिक्षा में भी उपयोग करते हैं और इसको कहाँ उपयोग करते हैं? दर्शन में भी उपयोग करते हैं। क्या सिद्धांत है बच्चों? क्या सिद्धांत है? टेबुला रासा, कोरा कागज, कोरी पाटी। अब बताओ बीएड वाले लोग, क्या है टेबुला रासा? चलो कोई बात नहीं, अभी सीखते हैं हम। कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि भाई हमारे अंदर अंतर्दृष्टि है, बहुत सी चीजें हमारे दिमाग में फीड है, हम पहले से किसी न किसी चीज को जान रहे हैं। जैसे कोहलर ने ही प्रयोग किया था कि एक कमरे के अंदर चिंपांजी को रख दिया और कमरे में कई क्या थे? बॉक्स थे। छत पर क्या लटक रहा था? केला। चिंपांजी ने बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखा और केले को तोड़कर खा लिया। ये तो पढ़ते तक बड़ा सिंपल लगता है, मजा आता है, पर इसके पीछे बताना क्या चाह रहे थे? उसके अंदर पहले से तो था ना वो ज्ञान, कोई तो उसको ट्रेनिंग नहीं दिया था, वो अपने आप से निकला। तो सब कुछ हमारे अंदर पहले से फीड है। ये एक थ्योरी हो जाती है। और एक थ्योरी क्या होती है? बच्चा इस संसार में आता है तो यहीं पर वो सीखेगा सब, हम सिखाएंगे उसको। उसका दिमाग कोरी पाटी है। पाटी यानी पट्टी। तुम लोग ऐसे बच्चे हो जो स्लेट पट्टी नहीं देखे हो। कितने लोग स्लेट पट्टी जानते हो? अरे पेंसिल से सिलेट में नहीं लिखे हो क्या? या फिर तुम कापीच में लिखे होगे ए फॉर एप्पल, तो कापी भी तो देखे हो कि कापी भी नहीं देखे हो? तो कापी जब नई खरीद के लाते हो तो उसका पेज क्या रहता है? कोरा। उसको हम भरते जाते हैं। जैसे जैसे भरते जाते हैं, जैसे देख लो, बिल्कुल मैं रोज कमाऊंगा रोज खाऊंगा, मुझको पता है। मुझको तुमको पढ़ाना है तो मैं तुमको कल 10-20 बुक रखा था, अच्छा अच्छा सबके बारे में बताऊंगा। फिर बात करते करते मैं समझ गया, ज्यादा बताऊंगा ये क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। इनके लिए मेहनत किनको करना है? मुझको। तो ये देखो, ये अभी कॉपी क्या है? कोरी है, कुछ पेज लिखा है। धीरे धीरे पूरा ज्ञान से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। वैसे ही हमारा दिमाग भी क्या है? कोरा है। अभी नहीं, हो सकता है तुम्हारा अभी भी हो, ठीक है।
बचपन में तो कोरा रहता है, जब क्या होता है बच्चा पैदा हुआ है, भाई छोटा बच्चा है, स्कूल जा रहा है, कोरी पाटी है। उस कोरी पाटी में एक एक करके ज्ञान आते जाएगा, अलग अलग क्लास में, और जीवन भर ज्ञान आते रहेगा। इसको बोलते हैं टेबुला रासा। टेबुला रासा, कोरा कागज, कोरी पाटी सिद्धांत, सीखने के संदर्भ में किसके द्वारा यह शब्द का प्रयोग किया गया? जॉन लॉक। अरस्तु भूल जाओ, अगस्टाइन भूल जाओ, ठीक। डेकार्ट को आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है, ये याद रखो। सीखने के संबंध में या बुद्धि के संबंध में टेबुला रासा थ्योरी, कोरा कागज सिद्धांत, कोरी पाटी थ्योरी किसने दी? 100% याद रखो, किसने दी? जॉन लॉक। बाकी को फिर देखो मैं हटा दिया, बर्कले हटा दिया, जबकि बर्कले, हाँ, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, कल की क्लास में आप देखोगे साइकोलॉजी बायो से जुड़ने लगेगा, और बायो जाकर के किससे जुड़ने लगेगा? सीडीपी से जुड़ने लगेगा। तभी तो शरीर की वृद्धि, विकास और उसके साथ सीखने को आप अलग अलग स्टेप में समझाओगे। यानी मनोविज्ञान का संबंध जीव विज्ञान से, शरीर विज्ञान से हो जाएगा, शरीर विज्ञान का संबंध कहां से हो जाएगा? शिक्षा से हो जाएगा। इसीलिए कूद के नहीं पढ़ना है। तो अभी देखो मनोविज्ञान को साइंस से अब जोड़ा जा रहा है। फ्लोरेंस लिखिए, मस्तिष्क के भिन्न भिन्न भाग, अभी जस्ट लाइक साइंटिस्ट बात कर रहा है, मस्तिष्क के भिन्न भिन्न भाग भिन्न भिन्न प्रकारियों से संबंधित होते हैं। मस्तिष्क के भिन्न भिन्न भाग भिन्न भिन्न प्रकारियों से संबंधित होते हैं। बहुत प्यारा सिद्धांत है, जानना ही चाहिए। किसने दिया था इसको सबसे पहले? फ्लोरेंस। मस्तिष्क के भिन्न भिन्न भाग भिन्न भिन्न प्रकारियों से संबंधित होते हैं। इसको व्यवहारिक रूप से समझ पा रहे हो बच्चों? बड़ा खतरनाक बात है, और ये एकदम उस समय तो ऐसा लगता है, अभी भी ऐसा लगता है, पर यह सच्चाई है। मस्तिष्क के बाद फिर आत्मा है, आत्मा को तो समझना बेहद असंभव है। मस्तिष्क को भी शुरू में क्या अभी भी नहीं समझा जाता। किसी व्यक्ति को पैरालिसिस होता है, भगवान ना करे हो, उसका हाथ नहीं चल रहा है, तो लोगों को लगता है कि हाथ में प्रॉब्लम है। लोग हाथ की बहुत ज्यादा क्या करने लगते हैं? मालिश करने लगते हैं, मसाज करने लगते हैं, ऐसा लगेगा कि उसका हाथ ठीक हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सदियों से ऐसा माना जाता था, लेकिन जब साइंस एकदम कंफर्म हो चुका तो उसको पता है कि ब्रेन में कहीं पर क्या हो गई? क्लॉटिंग हो गई, ब्रेन में इंफ्राक्ट हो गया। ब्रेन का कोई एक पोर्शन जिसका संकेत, सिग्नल किससे होता था? हाथ से होता था, उसने काम करना बंद कर दिया, इसलिए उसका हाथ नहीं चल रहा है। यदि वो किसी दूसरे, यदि राइट ब्रेन में प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेन के राइट पार्ट में, तो लेफ्ट हैंड नहीं चलेगा, लेफ्ट तरफ की बॉडी को पैरालिसिस होगा। और यदि लेफ्ट तरफ के ब्रेन में प्रॉब्लम आएगी तो राइट तरफ की बॉडी को पैरालिसिस होगा। यानी पैरालिसिस के उपचार के लिए तेल और ये सब चीजों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जरूरत है ब्रेन को फिर से रिएक्टिव करने की, कुछ दवाएं देने की। इसके लिए अलग से न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट खुल गया, न्यूरो सर्जन खुल गए, है ना, सुनते हो गए अभी। तो वैसा ही कुछ सदियों पहले से बता रहे थे फ्लोरेंस। तो जब मस्तिष्क के अलग अलग भाग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, मतलब सीखने का भी क्या स्थापित कर रहे हैं, ये ब्रेन से संबंध स्थापित कर रहे हैं। उदाहरण लिखना, चिड़ियों के कार्टेक्स को निकाल देने से, एक ब्रेन का पार्ट है कार्टेक्स पार्ट, चिड़ियों के कार्टेक्स को निकाल देने से चिड़िया उड़ने में असमर्थ थी। ये किसने प्रयोग किया? फ्लोरेंस ने। आप आगे देखोगे ही कोई चूहे पे प्रयोग करता है, कोई चिंपांजी पे करता है। उनसे और पहले फ्लोरेंस ने क्या प्रयोग किया? चिड़ियों के कार्टेक्स को निकाल देने से चिड़िया उड़ने में असमर्थ थी। ये किसका प्रयोग था? फ्लोरेंस। क्या था प्रयोग? चिड़ियों के कार्टेक्स को निकाल देने में चिड़िया उड़ने में असमर्थ थी। ठीक। तो फ्लोरेंस ने क्या बताया? अलग अलग पार्ट अलग अलग कार्यों से जुड़े हैं। अब इसमें ब्रोका का नाम लिखो, ब्रोका। ब्रोका मस्तिष्क के स्पीच एरिया की खोज की। अब आपके कोर्स में भाषा है कि नहीं? एक यूनिट है भाषा। भाषा का संबंध मस्तिष्क से है, तो मस्तिष्क का कौन सा एरिया भाषा से जुड़ा है, ये ब्रोका बताया है। ब्रोका मस्तिष्क के स्पीच एरिया की खोज।
ये किसके द्वारा किया गया? ब्रोका। मस्तिष्क के स्पीच एरिया की खोज किसने की? ब्रोका। नेक्स्ट, रेमंड। ये स्नायुविक स्नायुविक क्रियाओं को मापा जा सकता है। स्नायु क्रिया, आपके स्नायु में क्रिया होती है। स्नायु शब्द भी आपके सिलेबस में है। नर्वस सिस्टम, स्नायुविक क्रियाओं को मापा जा सकता है। ये सबसे पहले कौन बताया था? रेमंड। रेमंड, स्नायुविक क्रियाओं को मापा जा सकता है, किसने कहा? रेमंड। ठीक, इसको सिंपल याद रखो। लेकिन फिर सेकनाओं को बिल्कुल नहीं भूलना है। सेकनाओं को आईएमपी लगा के लिखो। सेकनाओ नाम है इसका, सेकनाओ। पशु कुछ उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं केवल स्पाइनल कार्ड द्वारा संचालित करते हैं। पशु कुछ उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं केवल स्पाइनल कार्ड द्वारा संचालित करते हैं। पशु कुछ उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं केवल स्पाइनल कार्ड द्वारा संचालित सहज क्रियाओं के आधार पर करते हैं, या पशु कुछ उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं केवल स्पाइनल कार्ड द्वारा संचालित करते हैं, किसने कहा था? सेकनाओ। अब क्यों मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं सेकनाओं को? सेकनाओं से प्रश्न आए या ना आए, इसके बाद के लोगों से प्रश्न आता है। स्पाइनल कार्ड कितने लोग समझ गए? पीछे वाली बच्ची, स्पाइनल कार्ड समझ में आ रहा है? किसको कहते हैं? ठीक, हाँ, पीठ में है मेरुरज्जु। तो उससे हमको ऐसा लगता है कि हम सारा कुछ कार्य ब्रेन से करते हैं, है ना? मुझको किसी चीज को उठाना है तो मैं ब्रेन से ऑर्डर पाऊंगा तो उठाऊंगा। क्या इस इधर तुम्ही से पूछ रहा हूं, कहाँ खो गए? क्या स्पाइनल कार्ड के द्वारा कुछ क्रियाएं हो सकती हैं हमारी? क्या होती हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ वो तो सिंपल हो गया, बॉडी को तो सपोर्ट सिस्टम हुआ। हाँ, नहीं नहीं, और कुछ? हाँ, प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है स्पाइनल कार्ड। ये मैं आपको जीन प्याजे के समय जाके बताऊंगा। रिफ्लेक्शन, आपने गर्म चीज को छुआ, दिमाग को सोचने का भी टाइम नहीं, छूते ही हाथ हट गया, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। ये बता रहा था, पैर पे कांटा चुभा, सोचते भी नहीं, तुरंत पैर हटा लिए। तो जो रिफ्लेक्शन वाला जो क्रिया होता है वो सब किससे होता है? स्पाइनल कार्ड से। और सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कौन देते रहता है? बच्चा। धीरे धीरे जब ना रिफ्लेक्ट बड़ा होते जाता है वो, वैसे वैसे रिफ्लेक्शन कम होने लगता है। छोटा बच्चा अचानक चौंकेगा, छोटा बच्चा अचानक क्या होगा, रोएगा, है ना? और बहुत प्रकार का रिफ्लेक्शन करता है। और उम्र बढ़ेगी तो रिफ्लेक्शन क्या होने लगते हैं? रिफ्लेक्सेस कम होने लगते हैं। तो रिफ्लेक्शन वाले एक्शन पे सबसे पहले सेकलाओं ने चिंतन किया, और फिर उसी के ऊपर पावलाओं ने प्रयोग किया। पावलाओ का प्रयोग जानते होंगे, या आज आज नहीं कल परसों के क्लास में बताऊंगा। बीएड में ऐसा हो नहीं सकता कि पावलाओ ना पढ़ाते होंगे। किसी को याद आ रहा है पावलाओ ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे किया था। कुत्ते के सामने क्या रखता था वो? खाना, फिर घंटी बजाता था या बल्ब जलाता था, घंटी बजाने वाला था। तो उसके मुंह में खाना देखकर लार आया, फिर घंटी बजाने से लार आया, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन से संबंधित जो प्रैक्टिकल कौन किया है? पावलाओ। उसके बॉस कौन है? एक प्रकार से सेकनाओ। सेकनाओ ने जो नॉलेज दिया उसको आगे कौन बढ़ाया है? पावलाओ। कल या परसों के लेक्चर में पावलाओ तक पहुंच जाएंगे हम। एकदम क्लियर है एक बात? सेकनाओ क्या बोल रहा है कि पशु कुछ उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं केवल स्पाइनल कार्ड द्वारा संचालित सहज क्रियाओं के आधार पर करते हैं, इनके लिए मस्तिष्क को क्रियाशील होने की आवश्यकता नहीं होती। तो सेकनाओं का विचार था, क्योंकि ज्यादातर प्रयोग शुरू शुरू में जानवरों पर किए थे मनोवैज्ञानिकों ने, फिर ये बातें तो इंसानों पर भी लागू होती है। हम भी बहुत से रिफ्लेक्शन वाले एक्शन करते हैं। अब दो लोगों का नाम लिख के आज की क्लास को रोकेंगे। फेकनर, फेकनर, फेकनर। नाम लिखो, क्या नाम है इन विद्वान का? फेकनर।
फेकनर की अध्ययन विधियां मनोभौतिकी के नाम से प्रचलित हुई। तो मनोविज्ञान की एक शाखा मनोभौतिकी, फिजिक्स को जोड़े गए किससे? मनोविज्ञान। फेकनर की अध्ययन विधियां मनोभौतिकी के नाम से प्रसिद्ध हुई। किसकी अध्ययन विधियां मनोभौतिकी के नाम से प्रसिद्ध हुई? फेकनर। फेकनर फेकनर की अध्ययन विधियां मनोभौतिकी के नाम से प्रयुक्त हुई। अब आज के लेक्चर का लास्ट नाम वुंट। क्या नाम लिखोगे? वुंट। ये आ चुका है टीचर भर्ती परीक्षा में। वुंट विश्व की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की। किसने की? वुंट ने की। आगे वुंट और टिश्नर का नाम आएगा कल के लेक्चर में। विश्व के प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना। विश्व के प्रथम मनोविज्ञान के प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? वुंट ने की। ठीक है, और कहां की? जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। इसको आईएमपी लगा के रट डालो। विश्व के पहले मनोविज्ञान के प्रयोगशाला की स्थापना करने वाले कौन हैं? वुंट। और कहां पर करते हैं भाई? जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में विश्व की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना करने वाले का नाम वुंट है। और कहां किए हैं? जर्मनी में। जर्मनी के कौन से स्थान में? लिप्जिग के यूनिवर्सिटी में, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। ठीक, ये आज के लेक्चर में क्या हुआ आपका? 1 घंटे का, जबकि ये 45 मिनट का रहना चाहिए या फिर सीधे 1.5 घंटे का। अभी मैं हिंदी भी आपको पढ़ा दे रहा हूं। कितने लोग चाहते हो हिंदी पढ़ें? चाहोगे? कितने? एकदम स्पष्ट हाथ उठाओ। कितने लोग चाहते हो नहीं पढ़ना है? पढ़ना है ना? हाँ, तो फिर हिंदी भी शुरू करते हैं। और हिंदी से भी 30 प्रश्न क्या होने चाहिए? बिल्कुल हमारे हाथ में होने चाहिए, ताकि हमको टेंशन ही मत रहे। और कोई विषय बने या ना बने, गारंटी है क्या बन जाता है? हिंदी। हाँ, हिंदी बिगड़ता क्यों है? कल भी मैं आपसे बता रहा था ओवर कॉन्फिडेंस में। कल मैं 10 प्रश्न के आसपास दिया था और लगभग सब गलत हो जा रहे थे। हमारा दिमाग एक ही तरफ क्या करता है? हिंदी में फंक्शन करता है कॉमन सेंस के आधार पे। तो हिंदी में सोच के हल करना रहता है, जो दिख रहा है वही आंसर नहीं होता। तो सबसे पहले आइए, नोट्स भी आज रफ बना लीजिए या चाहे तो फेयर बना लीजिए। कल मैं यहाँ पे आपको शब्द इनकी डेफिनेशंस लिखाऊंगा। बुक कौन सी लेनी है धीरे से बताऊंगा आगे चल के कभी भी। अभी तो आप मेरे अनुसार चलें। हाँ राहुल, ओके। अब देखो, सबसे पहले आइए वर्ण, है ना? इस शब्द से रामचरितमानस की शुरुआत होती है। वर्णा नाम अर्थसंघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। इन्हीं को अक्षर कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे आगे, ओवर हो जाएगा। एक तो अभी मैं आपको साइकोलॉजी में बताया पड़ा था, फिलॉसफी यहां भी ले आऊंगा। तो अभी तो इतना रटो, वर्ण कितने हैं? तो पहले 52 थे। एक यदि और जोड़ दिया गया आज के अनुसार से, तो 52 और एक कितने हो सकते हैं? 53। ठीक, यदि 52 और 53 दोनों दिया रहा, 53 लेना है। 53 नहीं दिया तो पुराने पैटर्न से पूछ रहा है, 52 लेना है। ठीक, अब वर्णों के प्रकार कितने हैं बोलेगा, तो वर्णों के प्रकार 2 हैं। कौन कौन से 2 हैं? स्वर और व्यंजन। लेकिन उनके बीच में एक और जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह, है ना? तो पहले हम किसका परिचय प्राप्त करते हैं? सरल। आज हम शुरुआत में हैं, कल देखना ये टॉपिक मुझको कम से कम 7 दिन लगेगा। 4 5 6 7 दिन आ ई है, तो डीप से डीप से डीप होते जाता है। पहले अपन सिंपल परिचय में जा रहे हैं। स्वर हम जानते हैं, ये पहला लघु, फिर गुरु, ह्रस्व और दीर्घ। बचपन में रटे होगे छोटे अ बड़े अ वाला। अ आ ई उ ऊ, है ना? ए ऐ ओ औ। इसके बाद ये ओ है। अम आहा नहीं है दुष्टों, इसीलिए मैं रुका था, तुम लोग ऐसे ही बोलोगे करके। ओ औ, फिर क्या है? री।
ये हुए 11। ओके। और इसके बाद जो दो हैं उनको निकाल बाहर किए, उनका नाम क्या रख दिए? अयोगवाह। और ये हैं अम और अहा। इनको लेकर के लोगों में बड़ा अलग अलग राय है। अब देखो, पहले समझो, 11 और 2 दोनों को मिलाएंगे तो परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 लिया जाएगा। वैसे हैं कितने? 11। और दो क्या हैं? अयोगवाह। तो इनको अयोगवाह क्यों कहा गया? कई प्रकार की बातें आती है इनको अयोगवाह कहने के पीछे। एक बात तो ये आती है कि ये स्वरों व व्यंजनों दोनों हैं। ये स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। क्यों है स्वरों व व्यंजनों? क्योंकि इनमें दोनों के कुछ ना कुछ लक्षण दिखते हैं। तो हम तो अचानक शुरू कर दिए, स्वर और व्यंजन में अंतर नहीं समझे हैं। तो आज हम डेफिनेशन वाला टॉपिक नहीं ले रहे हैं, कल करेंगे। हम पहले ऐसा सुन लेते हैं। स्वर कैसे हैं? ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण निर्बाध होता है और बिना किसी सहारे के होता है। दो बड़ी विशेषताएं हैं। वो किसी पर आश्रित नहीं होते, किसी पर निर्भर नहीं होते। और व्यंजन जो होते हैं वो अपने उच्चारण के लिए स्वरों पर निर्भर होते हैं। क क बोलते ही उसके साथ क्या छुपा हुआ है? अ। ख, उसके साथ क्या छुपा हुआ है? अ। लेकिन अ अपने आप में स्वतंत्र है। डेफिनेशन कल लिखेंगे। तो स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र। स्वर कैसे होते हैं? निर्बाध। अब निर्बाध उच्चारण देखो, जीभ कहीं टच नहीं करेगी, मुंह कहीं बंद नहीं होगा। अ आ इ ई उ उ ए ऐ ओ औ ऐसे लगेगा ओट गोल वगैरह हो रहे हैं। कल हर संरचना पे आपका मैं ध्यान दिलाऊंगा, लेकिन मुंह बंद नहीं हुआ है। अ आ इ ई उ उ ए ऐ ओ औ। अम बंद हो गया, इसलिए इधर ले आए अयोग हुआ। आहा, फिर खुल गया, इसको उधर ले सकते थे, बोले नहीं इसी के साथ रहा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये एक सिंपल अभी खेल शुरू हुआ। अब इनको अयोगवाह क्यों कहा गया? क्योंकि ये योग नहीं होते हैं, फिर भी अर्थ वहन करने की क्षमता रखते हैं। स्वर स्वतंत्र भी हैं और स्वरों का योग भी होता है। स्वरों का योग जब व्यंजनों के साथ होता है तो मात्रा कहलाने लगते हैं। वर्तनी के यूनिट का पहला ही सेक्शन क्या होता है? मात्रा किसे कहते हैं? हाँ, गुड। मात्रा की डेफिनेशन आती है। मात्रा किसे कहते हैं? उच्चारण में लगने वाला समय। जिसमें कम समय लगता है वो ह्रस्व है, जिसमें ज्यादा समय लगता है वो दीर्घ है। यदि क में मैं छोटा ई लगाया तो की, क्या उसने कहा की? और बड़ी ई लगा दिया तो की। उच्चारण तभी सुधरेगा जब आप मात्राओं को सही बोलना सीखोगे। अब जैसे इंदु में छोटा ऊ है कि बड़ा ऊ है, कौन बताएगा? ये वर्तनी का चैप्टर है। दोनों में कौन सही है? ए की बी? ए। अच्छा, इसमें कौन सही है, ए की बी? बी ए। कुछ ऐसा लॉजिक है? बोलना सुधरेगा तो लिखना सुधरता है। किसी लड़की का नाम है इंदु। इंदु का मतलब कितने लोग जानते हैं? इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, चांद। इंदु सुनो तो, इतना प्यार से बुला रहा है। उसकी मम्मी बोल रही इंदु इधर आ, सुन भी नहीं करी। इंदु एतिया। तो छोटा ऊ किसमें बदल गया? बड़ा ऊ में। हनुमान। लेकिन जय बोल रहे हैं, पवन सुत हनुमान की जय। बोलने से समझ में आएगा। ये अगले यूनिट में वर्तनी देखो, तुम्हारे सिलेबस में लिखा है। हम लोग हिंदी तो हम लोगों के हाथ में ऐसा खिलते रहता है भगवान की दया से। तो वर्तनी में आप समझोगे मात्राओं का अंतर। मात्राओं को क्यों बताया? मात्राओं का योग हो रहा है ना, ये क के साथ जुड़ गया, ये भी द के साथ जुड़ गया। मात्राओं का क्या होता है? योग होते रहता है। पर जो अम और अहा है, इनका योग नहीं होता, लेकिन बावजूद ये अर्थ वहन करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह। जैसे लड़कियां हंसती रहती हैं तो वो अपने आप को क्या कहेंगी लिख करके बता रहा हूं। ए,
जिसका स्वभाव हंसने वाला है, उसको लिखना कैसे है? ठीक है, मैं दो प्रकार से लिख करके बता रहा हूं। कौन सा सही है बोलिएगा, ए की बी? कितने लोगों के अनुसार ए सही है और कितने लोगों के अनुसार बी सही है? क्या अंतर है ए और बी में? ये सामने वाली, आप उत्तर तो नहीं बता रहे हो लेकिन एकदम गंभीर चिंतन में पड़ गए हो। ए और बी में क्या अंतर है? बैठे रहो, अरे बैठ के बात करना है। ये हसमुख है और ये हंसमुख है। एक बिंदु लगाने से हस शब्द किस में बदल गया? हंस में। तो तुम्हारा चेहरा हंस के जैसा है कि हंसने वाला है? तो ये सही है। ये जुड़ा नहीं लेकिन पूरा अर्थ वहन कर रहा है। अर्थ का क्या कर दे रहा है? अनर्थ कर दे रहा है। इसी का, इसको अनुस्वार कहते हैं। और इसी का छोटा भाई अनुनासिक होता है। बिंदु का आधा क्या माना जाता है? चंद्र बिंदु। अनुस्वार में, उच्चारण में जितना समय लगता है, अनुनासिक में उससे आधा समय लगता है। यानी इसको लघु की मात्रा देते हैं और इसको किसकी मात्रा देते हैं? गुरु की मात्रा। सॉरी, उल्टा हो गया। इसको गुरु, ये दो मात्रा है, और इसको क्या मात्रा देते हैं? लघु। ठीक। अब ये उच्चारण में कैसे पता चलेगा बिंदु का कहां प्रयोग करना है, चंद्र बिंदु का कहां प्रयोग करना है? ये वर्तनी में आता है। सबके पास आंख कान नाक है। ठीक, देखती कितना सही है देखते हैं। मैंने आंख को दो प्रकार से लिखा, ए और बी। कितने लोगों के अनुसार ए सही है? एक। कितने लोगों के अनुसार बी सही है? बाकी लोग वोटिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, बोले ठीक। अंतर क्या है दोनों में? अभी मैं आपको बताया हूं। इसके उच्चारण में ज्यादा जोर है, इसके उच्चारण में कम जोर है। यह है आंख। मेरी आंख दर्द दे रही है, नहीं दे रही है, मेरी आंख दर्द दे रही है। तो उच्चारण करने का तरीका सीख रहे हो, धीरे धीरे सीखते जाओगे। फिलहाल आपने क्या सीखा अभी? स्वर 11। कौन कौन से 11? अ आ इ ई उ ए ओ औ और री। री, री। और दो अयोग वाह। कौन से दो अयोग वाह? अनुस्वार और विसर्ग। अम और आहा, इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं विसर्ग। और अनुस्वार का छोटा भाई क्या होता है? अनुनासिक। क्यों, कैसे, ये सब बकायदा आपको लिखाया जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, डेमो आओ, मेमो आओ, जो करो कॉपी लेके आओ। आज आखिरी मौका दे रहा हूं। दर्शन उसको, साइकोलॉजी को तो लिखाने लगा, फिर हिंदी भी नोट्स बनवाना शुरू करूंगा तो आपको फिर तकलीफ होने लगेगी। एक अच्छी कॉपी बनाए, लेके आए। ये बोलने की बात नहीं है, डेमो है इसलिए बोल दे रहे हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी, बड़े बड़े तो हो गए हो, चिंपांजी पे प्रयोग करने के बदले खुद पे प्रयोग करने की अवस्था में आ चुके हो। ठीक। तो हम एक और चीज पढ़ते हैं, 12 खड़ी। ये 12 खड़ी क्या होता है? अ आ ई उ ओ और अम आहा को मिला दिए, री को भगा दिए, तो ये क्या बन जाता है? 12 खड़ी। ये किसका सिंपल परिचय हुआ? स्वरों का। आपने केवल लिखा है। अब इनका विशेष परिचय कब पढ़ेंगे? कल। अब आइए व्यंजन। तो देखिए क्या कहानी है। हमारे वर्णमाला में मेंबर कितने हैं भाई? मैं डबल बता ही रहा हूं, परंपरागत रूप से बता रहा हूं, 52। और ल आया है मराठी वाला, आप जानते होंगे। उसके एक के आगमन से कितने चलने लगा? 53। पहले 52 का ही बंटवारा कर लें। 52 में आपने स्वर कितने ले लिए प्यारे बच्चों? अभी तो लिए हैं, स्वर लिए हैं 11। अयोग वाह कितने लिए हैं? 2। ठीक। अब बचे कितने? बड़ा सिंपल है यार, 52 में से 13 घटाओ ना, 39। ये रट क्या ना, रात भर रटते रहना। व्यंजन, अब देखो इसमें कुल, कुल। अब ये सब का आंकड़ा चेंज होने लगेगा एक के कारण। मैं पहले परंपरागत तो पढ़ा दूं, फिर एक से फेर बदल करते रहना। कुल, कुल कितने हैं भाई? परंपरागत रूप से 39 है, 52 नहीं ना। 52 वर्ण है। वर्ण के प्रकार कितने हैं? दो। कौन कौन से दो? स्वर और व्यंजन। ठीक।
तो स्वर तो पहले निकाल डाले, कितने? 13। तो अब व्यंजन कितने बचे परंपरागत रूप से? 39। नए पैटर्न में 40। अभी 39 तक समझे। कुल टोटल व्यंजन 39, और इसमें मूल, ओरिजिनल मूल पहले 33 थे, फिर दो और जोड़े। कौन कौन से दो को जोड़े बताऊंगा अभी। तो 33 धन 2 बराबर 35। कभी कभी मूल व्यंजन 33 लेता है, कभी कभी मूल व्यंजन 35 लेता है, पूरी सूची से क्लियर होगा। और संयुक्त, संयुक्त कितने हैं? 4, अक्षत्र ज्ञ और स्र। ये ऐसा सिंपल हमने एक रफ बनाया अभी, ये सब रफ नोट्स बन रहा है। ठीक, आगे बढ़े। और ये सब अपडेटेड बुक में आपको मिलेगी, मैं अपडेटेड बुक आपको बताऊंगा ना, क्योंकि वर्णमाला में फेरबदल हो गया है। आगे बढ़े। अब हम 39 का परिचय ले लें, 40वें के तो बाद जाएंगे। अब 39 में कैसे करना है देखो। कुल हम 39 बताए हैं, मैं 39 तक आपको पहुंचाऊंगा आज। 39 में पहला ग्रुप किसका है? 39 में पहला ग्रुप स्पर्श व्यंजनों का है, स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। और पूरा तो मैथ्स पढ़ रहे हो ऐसा लगने लग गया इसीलिए इसका नाम है मेरे चैनल पे हिंदी का विज्ञान। हिंदी कुछ नहीं है, क्या है? पूरा साइंस है। 25 कैसे मिल रहा है? 5 गुणित 5, 2 बार पढ़ाऊंगा ना। क ख ग घ अंगा इतना तकलीफ देगा नहीं सोचे रहे होगे। ये 5 गुणित 5 बराबर क्या हो रहा है? 25। कैसे 5 गुणित 5 बराबर 25 हुआ? ये 5 5 के ग्रुप में बटा है। पहला ग्रुप है क वर्ग, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंठव्य। क्या बोलते हैं? कंठव्य। इसमें कौन कौन से भाई बहन आएंगे? क, ख, ग, घ, और कौन आएगा? अंगा। ये कंठव्य है। कंठव्य क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनको बोलते समय ध्वनि कंठ से आ रही है, और कहीं पर भी जीभ एक्शन नहीं ले रही है। क, ख, ग, घ, अंगा, जीभ आपकी कहीं भी टच नहीं करेगी, इसलिए कंठव्य है। ठीक। कंठव्य के बाद दूसरा तालव्य। इनका एक और नाम होता है स्पर्श संघर्षी। अब देखो तालव्य व्यंजन कौन कौन है? च, छ, ज, झ और इया, ये तालव्य है। ठीक, कौन कौन से 5? च, छ, ज, झ, इया। ये तालव्य क्यों है? क्योंकि इनको बोलते समय हम तालु का प्रयोग करते हैं। मैडम बता रही हैं कहाँ होता है मैडम तालु? हाँ, पहले आप सब मुंह बंद करें और दांत को छुएं। दांत है ना आपके पास? दांत को ओठ से छुएं। आपके जबड़े के कितने पोर्शन है? वैसे 4 है, कम से कम 2 तो जान रहे होगे, एक निचला जबड़ा है और एक ऊपरी। तो क्या आप खाना खाते हो तो दोनों जबड़े चलते हैं कि एक जबड़ा चलता है? दोनों चलते हैं। वेरी गुड बेटा, यही उम्मीद थी। चला के देखो, एक जबड़ा स्थिर है, एक जबड़ा चलता है। घर में जा सोचना कौन चल रहा है कौन स्थिर है। मजाक में नहीं, बी सीरियस बता रहा हूं, हमारे दोनों जबड़े नहीं चलते। तो चलिए आप अपना दांत बंद करें, मुंह भी बंद करें। अब दांत को जीभ से छूना है। कहाँ वाले दांत को? नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले। आपके नीचे भी जबड़े में दांत है और ऊपर भी जबड़े में। ऊपर वाले दांत को टच करो, मिल गया दांत सबको। दांत से थोड़ा ऊपर जाओगे मांस मिलेगा, वो दांत की जड़ है, जिसको दंत मूल कहते हैं। मूल यानी रूट या जड़, दंत मूल। शुद्ध संस्कृत में वर्त्स्य कहते हैं, आगे लिखाऊंगा वर्त्स्य। बोलचाल की भाषा में मसूड़ा कहते हैं, और अंग्रेजी में गम कहते हैं। कभी खुशी कभी गम नहीं, गम यानी मसूड़ा। मसूड़ा समझ गए? अब जीभ को मसूड़े से थोड़ा ऊपर ले जाओ, तो जो हिस्सा आप अब टच कर रहे हो वही है आपकी तालु। चालू नहीं, लालू नहीं, सालू नहीं, क्या है? तालु। अब जब भी आप बोलेंगे च, देखो जीभ तालु को छू रही है। छ,
ज, झ, इया। पांचों बार जीभ उठी है और उठ करके किसको उसने टच किया? तालु को। इसलिए इन व्यंजनों का नाम क्या पड़ा? तालव्य। कौन कौन से पांच हैं तालव्य? च, छ, ज, झ, इया। इनका एक और नाम है स्पर्श संघर्षी। क्यों कह रहे हैं इनको स्पर्श संघर्षी? क्योंकि इनमें जीभ स्पर्श करती है और साथ ही साथ घर्षण होता है। श आगे आएगा, छ अभी जो है च, छ। देखो वायु घर्षण के साथ बाहर आ रही, च, छ, ज, झ, तो बीच बीच में घर्षण वाले जुड़े हैं। आगे चल के हम केवल संघर्षी लिखेंगे, श, श, श और ह, वो उसमें और संघर्षी हैं। इनको साधारण तौर पर तालव्य कहते हैं और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? स्पर्श संघर्षी। क्या नाम है? स्पर्श संघर्षी। रंजीता दिख रही है और आयुषी दिख रही है, दीपांशु है, नीलिमा है, दिव्या है एंड सो मेनी स्टूडेंट्स हैं। आप सबका भी वेलकम। ठीक, बीच बीच में आप कमेंट कर सकते हैं। डाउट होगा तो कैसे पूछेंगे? सो सिंपल तरीका है, आप कमेंट करें, मैं देख के जवाब दूंगा। पहले नंबर पर कंठव्य, दूसरे नंबर पर तालव्य, तीसरे नंबर पर आएगा मूर्धन्य। तो मूर्धन्य को समझने से पहले आप मूर्धा शब्द को समझें। मेरा समझाने का तरीका बड़ा स्पष्ट और क्लियर है। शब्द को समझोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मूर्धा का, मूर्खा नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? मूर्धा। क्या होता है मूर्धा? यानी चोटी, शिखर। मीनिंग रटो, चोटी, शिखर। वो मूर्धन्य, वो हिंदी के मूर्धन्य विद्वान है। तो मुर्दा विद्वान है नहीं, चोटी के विद्वान है। टॉप क्लास लीजेंड पर्सनालिटी, प्रो प्लेयर, तुम्हारे फ्री फायर की भाषा में इसको प्रो प्लेयर बोलेंगे, जो टॉप क्लास रहेगा। वेटरन शुद्ध इंग्लिश में सचिन तेंदुलकर, वेटरन पर्सनालिटी। मूर्धन्य वैसी हिंदी में जयशंकर प्रसाद, मूर्धन्य विद्वान। पीक, जेनिथ एंड बिनीथ। जेनिथ का मतलब टॉप, बिनीथ का मतलब नीचे। तो हमारा जो टॉप है वही मूर्धा है। कहां पर है मूर्धा? तो फिर से अपना मुंह बंद करो, जीभ से दांत को छुओ, पहले मसूड़े तक जाओ, मसूड़े के बाद कहां तक जाओ? तालू तक जाओ। अब जितनी ताकत, जितनी औकात, उतना जीभ को मोड़ो। जीभ आखिरी में जाके जहां पे खत्म होगी वहां पे कोमल तालु है, वहीं से खाना अंदर जाएगा। यहाँ सामने में थोड़ा कड़ा है, पीछे से तालु कोमल होने लगता है जहां पे गले की घंटी है, और वो ऊपर वाले हिस्से का लास्ट पोर्शन है। जैसे पर्वत का लास्ट पोर्शन चोटी कहलाता है, इसी का जीभ का मुख, मुख गुहा बोलते हैं, बकल केविटी, अंदर जो गुहा है। तो मुख गुहा में तालु का सबसे पीछे वाला भाग, चोटी का भाग, मूर्धा कहलाता है। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण हम मूर्धा की मदद से करेंगे वो क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य। टॉ, देखो जीभ मुड़ के सबसे लास्ट में जाती है। टॉ, ठ, ड, ढ, अण। ये पांचों कैसे व्यंजन है? मूर्धन्य। लिखो पांचों के नाम। क्या नाम लिखोगे? टॉ, ठ, ड, ढ और अण। कैसे व्यंजन हुए? पांच, मूर्धन्य। कैसे व्यंजन है? मूर्धन्य। इनके बोलने में मेहनत लग रही, टॉ नहीं लग रही, इसलिए इनको राक्षस वर्ण कहते हैं। शायद ही पूछे, रावण को पसंद था, राक्षस था, तो जब वो शंकर भगवान की स्तुति लिखता है तो ऐसी व्यंजन खोज खोज के लाता है। जटा टवे गलत जले प्रवाह पावित स्थले, सब कठिन कठिन। हम इसको सरल करते चलते हैं। हम सिंपल ट इतना मेहनत से नहीं बोलते, जीभ मूर्धा तक नहीं छूती, वो तालू पे आके रुक जाती है। टमाटर कितना सरल बोलते हो, लेकिन आज सब्जी लेने जाओ तो क्या करना है? पूरा पढ़ के गए हो तो सब्जी वाले की दुकान पे जाना और वैसे ही बोलना जैसे सिखाया, टमाटर क्या भाव है? सब्जी वाला डर जाएगा, गुटखा खा के आए हो? नहीं नहीं, हिंदी पढ़ के आया हूं बोलना। इसने पढ़ाते हैं तुम्हारे गुरु जी, तुम बोले तक भुला गए बोलेगा। सही बोलना, और सही बोलने में गलती करते हैं तो लिखने में गलती होती है, जिसको मुख सूक्ता का सिद्धांत कहते हैं। एक यूनिट में आएगा जिस यूनिट का नाम है वर्तनी,
वर्णमाला के तुरंत बाद लिखा होगा इसीलिए। तो आपने 5 व्यंजन देखे, ये मूर्धन्य है, ट ठ ड ढ ण कैसे हुए, मूर्धन्य। अब बहुत जीभ इधर उधर घूम ली, तालु मूर्धा, अब बेचारी सीधी हो जाएगी। सीधी होगी जीभ तो चुपचाप किसको छुएगी, दांत को। तो यह है दंतव्य। देख लो 5 बार आपकी जीभ दांत को टच करेंगे। त थ द ध न, जीभ चुपचाप दांत को छू रही, दंतव्य। स्पर्श व्यंजनों का 5वां ग्रुप, 5वां ग्रुप है ओष्ठव्य। अब आपके ओठ काम करेंगे, दोनों ओठ आपस में चिपक जाएंगे, आप चाहे चाहो या ना चाहो। प, ओठ बंद हो गए, प फ ब भ म। मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा उच्चारण करते बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और जिससे नहीं बन रहा है और टेंशन मत ले, वो तोतरा है, ठीक है, उसकी जीभ अभी ठीक से नहीं पलट रही है। बचपन में ऐसा होता है ना, बच्चा ठीक से नहीं बोल पाता, तुतलाते रहता है, सर मेरे से तो ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है यार, तू तोतरा आदमी है, चिंता मत कर। तोतरा लोग भी जीवन में बहुत सफल रहते हैं। एक पिक्चर था ना जिसमें करोड़ों कर्जा दे दिया रहता था, कौन सा था ना वो, तुम ही लोग देखते हो बार बार, हेरा फेरी, आए बाएं, ठीक है। तो जीभ का नहीं पलटना, जहां टच करना चाहिए वहां टच नहीं करना, यही तो तुतलाना होता है। और जीभ का सही जगह पे टच करना, यही क्या है, स्पर्श व्यंजन की पहचान है। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने हैं, बोलेंगे 5। एक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, 5, कुल कितने होते हैं, 25। अब हो जाते हैं अंतस्थ, इनकी चर्चा कल करेंगे, मैं थोड़ा बोर हो गया, कितना पढ़ाऊं। य र ल व, कल इनका रहस्य खुलेगा। ये अंतस्थ क्यों है, ये भी स्वर और व्यंजन के बीच के कड़ी हैं, एक प्रकार से पैदा होते हैं स्वर से, कहलाते हैं व्यंजन। ई धन अ बराबर या, इया इया इया, या हो गया। ऊ धन अ बराबर वा, उआ उआ उआ, वा हो गया। सीखेंगे धीरे धीरे। अब आखिरी जो आज सीखना है वो है उष्म या संघर्षी। स्टोरी कल भी जारी रहेगी, टाइम लगता है बेस बनाने में। उष्म या संघर्षी, ये कितने हैं, 4। ये शक्कर वाला स है, सलजम वाला है, ठीक भाई। ये षटकोण वाला स है, ये सड़क वाला स है, और ये ह है। तो 4 हुए अंतस्थ, 4 हुए उष्म। चलो वर्णमाला पूरा करेंगे थोड़ा सा। अब ये स स स और ह पे आओ, क्या है भाई ये, 3 प्रकार से स को लिख के हमको क्या मिल रहा है, इनको हम उष्म और संघर्षी बोल रहे हैं। एक ही टाइप से लिख देते तो क्या बिगड़ जाता, क्यों यार, ये फिर से कौन बताएगा, हाथ उठाओ, 3 प्रकार से क्यों लिखते हैं यार। हाँ आ गए केसरवानी जी फुल फॉर्म में, ठीक है। तो ये बोले अलग अलग प्रकार से जाते हैं। हिंदी की सबसे बड़ी खासियत है, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। अभी अंग्रेजी में पढ़ा रहा था साइकोलॉजी, स्पेलिंग शुरू हो रहा था पी से, पसाइकोलॉजी हो जा रहा था, लेकिन मैं ऐसा हंसी मजाक के मूड में नहीं था, वो गंभीर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा मजा लेके पढ़ना रहता है, मातृभाषा है, माता जी सीधी साधी है, पिताजी खतरनाक होते हैं। तो देखो ये बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। तीनों स सेम नहीं है, तीनों के बोलने की, उच्चारण करने की जगहें अलग अलग है, इसीलिए लिखने का टेक्निक अलग अलग है। ये देखो ये है शक्कर वाला स नहीं, ये है तालव्य स। है तो उष्म, लेकिन किस परिवार से टूट के इधर आया है, ये अपने इस खानदान को छोड़ के उस खानदान में मिल गया है। तालव्य से कहा आ गया है, उष्म वाले टोली में। कारण इसको बोलने का तरीका ऐसा है कि जीभ को मोड़ के तालू की तरफ ले जाना है। श, शक्कर, शहद, शरारत, शराफत, जो कि तुम लोगों में है नहीं, ठीक है। तो ये तालव्य हुआ। उससे ज्यादा खतरनाक कौन होगा, ये षटकोण वाला। ये कौन है, मूर्धन्य। समझ गए होगे,
एकदम जीभ को मोड़ के पीछे ले जाओगे, चट कोण बेहोश हो जाओगे बोलने में, तो ये मूर्धन्य है। और फिर ये सीधा साधा सड़क छाप सरोते वाला स, ये क्या है? दंतव्य है। बेटा फेयर कॉपी बना के लाना। ठीक, तुम लोग ट्रीटमेंट कैसा चाहते हो? वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हो कि थोड़ा स्टूडेंट वाला ट्रीटमेंट चाहते हो? दो है। वीआईपी ट्रीटमेंट कितने लोगों को चाहिए? वीआईपी ट्रीटमेंट देखो, जिनको स्टूडेंट वाला ट्रीटमेंट चाहिए उनकी कॉपी चेक की जाएगी, उनकी गलती सुधारी जाएगी, वक्त आने पे पीट भी दिया जाएगा। जिनको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए उनको क्लास के बाद चाय नाश्ता करा दिया जाएगा, मैं उनसे फिर बात बस नहीं किया करूंगा, आप लोग वीआईपी आदमी है करके। तो क्या चाहिए? वीआईपी की कस के पढ़ाई। हाँ, तो कॉपी पूरा करके लाओ। हाँ, इसमें एक चीज की छूट है, बड़ी क्लास है, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, किनको बोल रहा हूँ नहीं बोल सकता, मैं तो सबसे छोटा हूँ इस क्लास में, ठीक है, ये किसी और सर का डायलॉग है जिसको आज मैं बोल रहा हूँ, ठीक। तुम लोग बड़े बुजुर्ग हो, सीनियर सिटीजन भी हो, तो जिनको कोई वर्क है, जैसे कोई घर में काम कर रही है, गृहिणियां हैं, कोई जॉब करके बेचारा गिरते पड़ते आ रहा है, एक किसी संस्था में काम कर रहा है, किसी और जॉब के लिए पढ़ रहा है, तो उसको मैं टार्चर नहीं करूंगा। जिसको लगता है कि हाँ पूछा जाए, तो उनसे बीच बीच में पूछते रहेंगे। तो जिससे बनेगा वो कल इसको क्या करेगा? फेयर बना के लाएगा, है ना। जिससे नहीं बनेगा कोई बात नहीं, बुक स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए। दंतव्य मूर्धन्य तालव्य, है ना। और ये जो ह है, इसका एक नाम होता है काकल्य ध्वनि। तो आज के लेक्चर में हम कहां तक पहुंच गए देखो तो 25 और 4 कितना हो गए? 29। 29 और 4 कितने हो गए? 33। और जो दो हैं, अब कल बताऊंगा, केवल नाम लिख देता हूं। दो को बोलते हैं द्विगुण, इन्हीं को बोलते हैं ताड़न जात। क्यों बोलते हैं कल बताऊंगा। ये हैं अड़ा और अढ़ा, इन्हीं को उच्छिप्त भी बोलते हैं, विक्षिप्त मत बोलना, उच्छिप्त, ठीक। और चार जो हैं संयुक्त है। कौन कौन से चार और क्यों संयुक्त हैं ये भी कल ही सीखेंगे। एक है छत्री वाला छ, कल हम फंस रहे थे, ये आता क के बाद है, क छ ख, मजा नहीं आता, इसलिए बच्चों को पढ़ाते समय क ख ग घ अंगा, फ्लो मत टूटे करके इसको भगा दिए। ये पैदा हुआ है क से, कल इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद है त्र, फिर ज्य, फिर स्र, और अब आ गया लाड़की बहना योजना वाला ल। तो ये सब पे हम आगे चर्चा करेंगे। ल को कहां पर रखेंगे ये भी चर्चा करेंगे, है ना। पर आज मैंने आपको 52 और एक किनके लोगों के बारे में कम से कम नाम बता दिया, वर्ण में स्वर और व्यंजनों का। इस पे क्लास और डीप जाएगी, जरूरत भी है। 30 नंबर का क्या है? हिंदी है, एक में शायद 30 का है, एक में 25 का है। नंबर गिनने से मतलब नहीं, हिंदी बनना चाहिए। 25 आए तो 25, 30 आए तो 30।